देखिए आज हम लोग इसी को सिद्ध करने वाले हैं। करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि कक्षा 10 गणित में हम लोग को उदाहरण नंबर 9 दिया गया है। ठीक है, तो इसको ना करणी में 3 को हम लोग को एक परिमेय संख्या मानकर ही हल करना रहता है। ठीक है, यदि हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणों पर इसको मापेंगे, अगर यदि उस पर ये लागू नहीं हुआ तो हम लोग कह देंगे क्या है, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय मतलब इसको परिमेय संख्या ही मानकर हल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है, जहां हम लोग को बताना पड़ेगा कि P Q है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे P कामा Q पूर्णांक तथा Q जो है हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग साथ साथ सहअभाज्य संख्या मानते हैं। जो अंश और हर में हम लोग संख्या मान रहे हैं ना, कामा चलिए देते हैं, लिख देते हैं P कामा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं लिख देते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ ना कि संख्याओं में ना एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि आप 4/5 ले लें ना, तो इसको ना बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करें अंश और हर को, वह एक ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप 7 और 8 को ले लें, 7 और 8 को ले लें। ठीक है, 15 और आप 16 को ले सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है जिसमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ही आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे सबसे छोटे रूप में यहाँ पे संख्याएं लिखा गया है, जैसे 1/2 हो गया। ठीक है, 2/4 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 2/4 क्या है, अंश और हर 2 से विभाजित है, तो ऐसा नहीं संख्या होना चाहिए, सबसे छोटे रूप में होना चाहिए। इस प्रकार से 1/2 हो गया, 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब अंश और हर वाली जो दोनों संख्याएं हैं उनको एक के अलावा कोई और विभाजित नहीं कर सकता। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या हमने ले लिया, लिख दिया करणी में 3 एक हम लोग इस तरह से मान रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मानकर इसको हल करेंगे। ठीक है, जब हम लोग परिमेय संख्याओं के पैमाने पर इसको मापेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि हमारा मानना गलत था, करणी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, तब हम लोग लिख देते हैं संख्या किस प्रकार से हो जाएगी, करणी में 3 बराबर, इसको हमने किस प्रकार से लिख दिया है, P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर करणी में कोई संख्या रहता है उसका वर्ग करते हैं तो करणी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, यहाँ पे P² बटा यहाँ पे Q² हो गया। यहाँ पे Q² हर में है ना, यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणते यहाँ पे Q² हो गया बराबर यहाँ पे P²। ठीक है, यहाँ पे Q² भागा में था, यहाँ पे कर दिया गुणा में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर आपका P² कोई संख्या है। ठीक है, जिसका इस प्रकार से 2 गुणनखंड लिखा गया है, 3 गुणते यहाँ पे Q² लिखा गया है। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी संख्या है ना P² वह Q² से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यदि Q² से P² को विभाजित करेंगे 3 बार विभाजित हो जाएगा, और जब P² को ना 3 से विभाजित करेंगे तो Q² बार विभाजित करेगा, और यदि Q² से विभाजित करेंगे तो 3 बार विभाजित करेगा। तो यहाँ पर P² का एक गुणनखंड 3 भी है ना, तो यहाँ पे P² 3 से विभाजित है, हम लोग लिख देते हैं क्योंकि P² यहाँ पे 3 से विभाजित है। ठीक है, और इसलिए हम लोग लिख देते हैं जो P भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, 3 से विभाजित रहेगा। ये देखिए, यह एक प्रमेय होता है, हम इसको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे P² हम लोग कोई संख्या लिख लें, मान लेते हैं हम लोग को 9 का आपने वर्ग ही लिख दिया। ठीक है, जैसे 9 का आप वर्ग लिख दिए 81। ठीक है, कोई भी यदि आपके पास यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या है, यहाँ पे किसी संख्या का यहाँ पे वर्ग आपको लिखा गया है। ठीक है, यदि वह संख्या उस संख्या के वर्ग को भी विभाजित कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस संख्या का यह वर्ग था ना, इसको भी ये संख्या क्या करेगी, पूरी तरह से विभाजित करेगी।
ठीक है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। यही संख्या 5 रहता है, अभी हम लोग 81 में 5 से भाग देंगे तो ना ही 81 को 5 विभाजित करता, ना ही 9 को 5 विभाजित करता। ठीक है, जैसे हम लोग इसी बात को यहाँ पर लिख दें, 81 को नहीं, जैसे यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग है ना, या 9 का वर्ग है 81, ना ही 81 को 5 विभाजित करेगा, ना ही ये जिस संख्या का वर्ग है, किसका वर्ग है 9 का, ना ही 9 को 5 विभाजित करेगा। यदि वर्ग को कोई यहाँ पे अभाज्य ही संख्या होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 2 4 नहीं 2 3 5 हो गया, अभाज्य संख्या होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर दिया ना, तो जिस संख्या के यहाँ पे वर्ग था उसको विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 81 क्या था, यहाँ पे 9 का वर्ग था, तो यहाँ पे यदि संख्या 3 को हमने लाया ना अभाज्य संख्या, इसके वर्ग को विभाजित कर दिया तो यह 9 को भी क्या कर देगा, विभाजित ही कर देगा। यदि संख्या यही हम लोग 81 को 5 से विभाजित करना चाहेंगे तो ना ही यह 81 को विभाजित करेगा, मतलब जिस संख्या का वर्ग था उसको विभाजित नहीं किया और जिसका वर्ग था उसको भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे 3 का वर्ग ही ले लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, वह होता है 9। ठीक है, तो चलिए यदि हम लोग की अभाज्य संख्या 3 है, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग कितना है 9, तो यदि यहाँ पे इस संख्या के वर्ग को यह विभाजित कर दिया 3 ना, तो यहाँ पे किसका ये वर्ग है, 3 का। ठीक है, तो ये संख्या 3 का वर्ग है, तो यह क्या कर देगा, 3 में भी 3 से हम लोग का भाग पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यह 3 है, यह भी क्या हो जाएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है प्रमेय। किसी संख्या का वर्ग आपको दिया गया है, किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित है, तो और वो जिस संख्या का वर्ग रहता है वो भी उसी संख्या से विभाजित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर p² क्या है, यदि यह 3 से विभाजित हो गया तो यहाँ पे इसका यदि गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसमें 3 रहा होगा। ठीक है, जो p वाली संख्या है ना उसमें 3 तो रहेगा ना, तभी इसको विभाजित किया होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो मतलब p का 2 बार गुणा रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग p गुणते p लिख दें इसको ना, तो यदि 3 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो यह हो सकता है इसमें 3 रहा हो सकता है इसमें रहा हो, लेकिन रहेगा दोनों में p। ठीक है, तो मतलब विभाजित करेंगे तो एक में विभाजित भी कर दिए तो एक में तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि p² 3 से विभाजित है, इसलिए p 3 से विभाजित है। तो अब इसको p को ना आपको 3 यम प्रकार से आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मानना पड़ेगा p को, देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, माना p बराबर यहाँ पे 3 यम प्रकार से मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे p में क्या है, एक संख्या 3 है। ठीक है, क्योंकि तभी इसको ना p को 3 विभाजित किया हुआ है। ठीक है, p को 3 विभाजित किया, इसलिए हम लोगों ने p को 3 यम प्रकार से मान लेंगे। अब यहाँ पे p के स्थान पर यहाँ पे 3 यम प्रतिस्थापित कर देंगे हम लोग। 3 यहाँ पे लिख देते हैं q² बराबर यहाँ पे p के स्थान पर 3 यम प्रतिस्थापित कर दीजिए और यहाँ पे वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं 3 q पर वर्ग बराबर, वर्ग करेंगे 3 तिहाई यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे यम पर वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे गुणे में 3 है, यहाँ पे भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे q² बराबर यहाँ पे 9/3 हो जाएगा, गुणते यम पर वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गुणा में था, इधर भागा में भेज दिया, तो यहाँ पे 9 अंश में है, यहाँ पे हर में 3 है, यह अंश और हर विभाजित है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं q² बराबर यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 बार में विभाजित है, 3 गुणते यम²। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संख्या हम लोग की q² है। ठीक है, q² का गुणनखंड किस प्रकार से है, 3 गुणते यम²। यदि q² को यम² से भाग दिया जाए तो 3 बार में पूर्णतः विभाजित कर देगा, यदि q² को यहाँ पे यम² से विभाजित कर दिया जाए तो यहाँ पे 3 बार में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो q² का एक गुणनखंड 3 भी है। ठीक है, तो q² क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि जो q² 3 से विभाजित है, इसलिए हमने बताया किसी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित रहेगी। तो हमारा क्यों भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमने माना था दोनों सहअभाज्य संख्या, जो अंश और हर वाली दोनों संख्याएं थी ना, उसको हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर p/q जो हम लोगों ने माना था ना, यह दोनों सहअभाज्य संख्या था। ये इन दोनों में ना एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। तो यहाँ पर अब बोल दिया कि p में ना 3 से भाग चला जा रहा है और जो q वाली संख्या है उसमें भी 3 से भाग चला जा रहा है, तो इस बात का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, कि हम लोगों ने इस प्रकार से संख्या माना था, चलिए हम मान लेते हैं कि 2/3 ही मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रकार से संख्या मान लिया, दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम लोग वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ही हो सकता है, जिससे यदि आप भाग देंगे 2 में भी चला जाएगा और 3 में भी चला जाएगा। ठीक है, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंश और हर दोनों को आपने 3 से विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो अंश p है वो 3 से विभाजित है, q जो हर है वो भी संख्या का 3 से विभाजित है। तो लेकिन यदि मान लेते हैं कि
हर मान लेते हैं कि आपने इस प्रकार से 2/3 ले लिया है, मान लेते हैं कि इसमें भाग हर में मान लेते हैं एक में चला गया, तो लेकिन ऊपर वाले में भाग नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो। एक विभाजित भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का विरोधाभास हो गया कि अंश और दोनों क्या है, 3 से विभाजित है। तो इस बात का हम लोगों ने जो माने थे, हम लोगों ने सहभाज्य संख्या मानकर हल किया था, तो यहाँ पर यह इस कथन का विरोधाभास बना है। अतः हम लोग लिख देंगे कि कर्णी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ P, Q 3 से विभाजित हैं, ठीक है, 3 से, यहाँ पर भी हमने लिखा जो अंश है वो भी क्या है, 3 से विभाजित है, हर भी 3 से विभाजित है। तो हम लोग लिख देते हैं P, Q 3 से विभाजित हैं। यहाँ चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इसको काट देते हैं। P, Q 3 से विभाजित है। यहाँ इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ P भी 3 से विभाजित था, Q भी 3 से विभाजित था, इसलिए हमने लिख दिया कि P, Q 3 से विभाजित है। यहाँ इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि P, Q सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने सहअभाज्य संख्या ही मानकर हल किया था, ठीक है। एक विभाजित भी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा था कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। यहाँ पे कर्णी में 3 क्या है, कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मान लेंगे ना, अपरिमेय दिया है, परिमेय मानकर हल करेंगे। माना कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और कामा हमने लिखा P, Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब अंश और हर को ना एक के अलावा कोई और संख्या विभाजित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने लिखा, तब यहाँ पे कर्णी में 3 बराबर यहाँ पे P/Q के रूप में हमने लिख दिया। दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ पे कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग यहाँ पे कर्णी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे P का वर्ग करेंगे, अंश का वर्ग कर देंगे P², हर का वर्ग करेंगे Q²। अब यहाँ पर बस हमने Q² को यहाँ पे पक्षांतर कर लिया, यहाँ पे हर में था, यहाँ पे गुणे में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे P² हम लोग को एक ऐसी संख्या मिला जिसका 2 गुणनखंड मिला, Q² × 3। तो यहाँ पे यदि P² से यदि P² को Q² से भाग देंगे 3 बार में विभाजित हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 से भाग देंगे P² को तो Q² बार में विभाजित हो जाएगा। तो P² जो है उसका 2 इस तरह से गुणनखंड लिखा गया है, 3 गुणित Q²। तो जो P² है वो 3 से विभाजित है पूर्णतः, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चूँकि P² जो 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे एक प्रमेय होता है, ठीक है, कि यदि किसी संख्या का वर्ग है, यदि कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ठीक है। क्योंकि कोई अभाज्य संख्या का वर्ग है ना, कोई अभाज्य संख्या रहता है, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो जिस संख्या का वर्ग रहता है उसको भी वो अभाज्य संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो हमने मान यहाँ पे लिख दिया P² 3 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, P जो है वो 3 से विभाजित है। तो इसको ना P को 3 के हिसाब से मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे P में क्या है, 3 है, ठीक है। 3 का यदि उसका गुणनखंड करेंगे, अन्यथा और कोई भी संख्या हो सकता है, यम जो है कोई और भी यहाँ पे संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यम प्रकार का हमने मान लिया, P बराबर यहाँ पे 3 यम प्रकार का मान लेंगे, ठीक है। अब यम को यहाँ पे हम लोगों ने P के स्थान पर 3 यम प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे इस समीकरण को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बस यहाँ पे P के स्थान पर 3 यम प्रतिस्थापित कर दिया और दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्ग करेंगे 3 पर भी आएगा, यम पर भी आएगा, तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया, यहाँ पे M² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुणा में था, बराबर की तरफ पक्षांतर कर दिया, 9 से विभाजित हो गया 3 बार में, ठीक है। तो Q² बराबर यहाँ पे 3 गुणित M² मिला, ठीक है। तो यहाँ पे Q² जो भी संख्या है उसका 2 गुणनखंड है, 3 गुणित M² है ना। P जो Q² संख्या है M² से 3 बार में पूर्णतः विभाजित है, और जो Q² संख्या है वो 3 से M² बार में पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे Q² का एक गुणनखंड यहाँ पे 3 है, मतलब Q² 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने लिखा चूँकि Q² 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी क्या है, 3 से विभाजित है ना। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि P, Q यहाँ पर देख रहे थे कि दोनों क्या था,
पी कामा की पी भी अंश भी जो था वो 3 से विभाजित था, हर भी जो था वो 3 से विभाजित था। तो इस बात का विरोधाभास हुआ क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या मानकर हल किया था, है ना। यहाँ पी कामा क्यू 3 से विभाजित है, या इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि पी कामा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा मानना गलत था। कर्णीय में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कर्णीय में 3 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।